नमस्कार दोस्तों, मैं ललन कुमार मंडल, असिस्टेंट प्रोफेसर केएमडी कॉलेज परबत्ता, मुंगेर यूनिवर्सिटी, मुंगेर से। आज मैं वैश्वीकरण के बारे में बताऊंगा, जो कि राजनीति विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी प्रासंगिकता बहुत ही उपयोगी रही है। आज हम जो पूरा विश्व कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं वैश्वीकरण के दुष्परिणाम का कारण रहा है। तो चलते हैं, हम वैश्वीकरण के बारे में बात करते हैं। हम शुरुआत वैश्वीकरण की अवधारणा के विश्लेषण और इसके कारणों की जांच से करेंगे। इसके बाद हम वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिणाम की बात करेंगे। हमारी दिलचस्पी यह समझने में भी है कि वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है और भारत वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। आखिरी में हम वैश्वीकरण को लेकर होने वाले प्रतिरोध पर नज़र डालेंगे और जानेंगे कि कैसे भारत के सामाजिक आंदोलन इस प्रतिरोध का हिस्सा है। आज हम वैश्वीकरण के इन 7 बिंदुओं पर बात करेंगे और एक एक पॉइंट को बिंदुवार से इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को साथ में चर्चा करते चलेंगे, जो आपको स्क्रीन में भी आता रहेगा। यह टॉपिक आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही प्रासंगिक और अध्ययन योग्य है। यह टॉपिक बीए तथा एमए दोनों के लिए उपयोगी होगा। तो अगला पॉइंट हम चलते हैं अवधारणा की तरफ, जो इस टॉपिक का पहला पॉइंट है। वैश्वीकरण हर अर्थ में सकारात्मक ही नहीं होता, लोगों पर इसके दुष्परिणाम भी पड़ते हैं। दरअसल ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो मानते हैं कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव कम और नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हैं। वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक मसलों से नहीं जुड़ा हुआ और ज़रूरी नहीं कि इसका प्रभाव भी दिशा हमेशा धनी मुल्कों से गरीब मुल्कों की ओर गतिशील हो। चूँकि वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग अधिकांशतः सटीक अर्थ में नहीं होता, इसलिए यह स्पष्ट करना जरूरी है कि इसका सही अर्थ क्या है। एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की बुनियादी बात है प्रवाह। प्रवाह कई तरह के हो सकते हैं। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्सों में पहुंचना, पूंजी का एक से ज़्यादा जगहों पर जाना, वस्तुओं का कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार तथा बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है विश्वव्यापी पारस्परिक जुड़ाव, जो ऐसे प्रवाह को निरंतरता से पैदा हुआ। वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है। इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अवतार हैं और इनके बीच ठीक भेद किया जाना चाहिए। यह मान लेना गलत है कि वैश्वीकरण केवल आर्थिक परिघटना है। ठीक इसी तरह यह मान लेना भी भूल होगी कि वैश्वीकरण एकदम सांस्कृतिक परिघटना है। वैश्वीकरण का प्रभाव बड़ा विषम रहा है। यह कुछ समाजों को बाकियों की अपेक्षा और समाजों के एक हिस्सों को बाकी हिस्सों की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि विशिष्ट संदर्भों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। हम वैश्वीकरण के प्रभाव के बारे में सर्वमान्य निष्कर्ष निकालने से परहेज करें। अब हम अगले टॉपिक वैश्वीकरण के कारणों के बारे में बात करते हैं। क्या है वैश्वीकरण की वजह? अगर वैश्वीकरण विचार, पूंजी, वस्तु
और लोगों की आवाजाही से जुड़ी परिघटना है, तो शायद यह पूछना असंगत नहीं होगा कि इस परिघटना में क्या कुछ नई बात है। अगर इन 4 तरह के प्रवाहों की ही बात है, तो फिर वैश्वीकरण मानव इतिहास के अधिकांश समय जारी रहा है। बहरहाल, जो लोग तर्क देते हैं कि समकालीन वैश्वीकरण के साथ कुछ खास बात है, वे ध्यान दिलाते हैं कि नई बात है इन प्रवाहों की गति और इनके प्रसार का धरातल। ये दोनों बातें मौजूदा वैश्वीकरण को अनूठा बनाती हैं। वैश्वीकरण का एक मजबूत ऐतिहासिक आधार इसलिए ज़रूरी है कि हम इन प्रवाहों को इतिहास के संदर्भ में देखें। हालांकि वैश्वीकरण के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं, फिर भी प्रौद्योगिकी अपने आप में एक अपरिहार्य कारण साबित हुई है। इसमें कोई शक नहीं कि टेलीग्राफ, टेलीफोन और माइक्रोचिप के नवीनतम आविष्कारों ने विश्व के विभिन्न भागों के बीच संचार की क्रांति कर दिखाई है। शुरू में जब छपाई की तकनीक आई थी, तो उसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी। इस तरह आज हम यह अपेक्षा कर सकते हैं कि प्रौद्योगिकी का प्रभाव हमारे सोचने के तरीके पर पड़ेगा। हम अपने बारे में जिस ढंग से सोचते हैं और हम सामूहिक जीवन के बारे में जिस तर्ज पर सोचते हैं, प्रौद्योगिकी का उस पर असर पड़ेगा। विचार, पूंजी, वस्तु और लोगों की विश्व के विभिन्न भागों में आवाजाही की आसानी प्रौद्योगिकी में हुई तरक्की के कारण संभव हुई है। इन प्रवाहों की गति में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए, विश्व के विभिन्न भागों के बीच पूंजी और वस्तु की गतिशीलता लोगों की आवाजाही की तुलना में ज़्यादा तेज और व्यापक होगी। बहरहाल, संचार साधनों की तरक्की और उनकी उपलब्धता मात्र से वैश्वीकरण अस्तित्व में आया हो, ऐसी बात नहीं। यहाँ जरूरी बात यह है कि विश्व के विभिन्न भागों के लोग अब समझ रहे हैं कि वे आपस में जुड़े हुए हैं। आज हम इस बात को लेकर सजग हैं कि विश्व के एक हिस्से में घटने वाली घटना का प्रभाव विश्व के दूसरे हिस्से में भी पड़ेगा। बर्ड फ्लू, सुनामी अथवा कोरोना वायरस किसी एक राष्ट्र की हद में सिमटे नहीं रहे। ये घटनाएं राष्ट्र सीमाओं को जोर नहीं मानती। ठीक इसी तरह जब बड़ी आर्थिक घटनाएं होती हैं, तो उनका प्रभाव उनके मौजूदा स्थान अथवा क्षेत्र परिवेश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि विश्व भर में महसूस किया जाता है। वर्तमान में कोरोना वायरस का कहर हम विश्व भर में देख ही रहे हैं। अब हम अगले पॉइंट राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करते हैं। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या है? वैश्वीकरण की समकालीन प्रक्रियाओं के प्रभाव के बारे में जारी बहसों में एक यह है कि इसका राजनीतिक असर क्या हो सकता है। राज्य की संप्रभुता की परंपरागत धारणा पर वैश्वीकरण का असर कैसे होता है, इस सवाल का जवाब देते समय हमें कम से कम 3 पहलुओं का ध्यान रखना होगा। सबसे सीधा सरल विचार यह है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य की क्षमता यानी सरकारों को जो करना है उसे करने का ताकत में कमी आती है। पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अब पुरानी पड़ गई है और इसकी जगह न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य ने ले ली है। राज्य अब कुछ एक मुख्य कामों तक ही अपने को सिमट रखता है, जैसे कानून और व्यवस्था को बनाए रखना तथा
अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। इस तरह के राज्य ने अपने को पहले के कई ऐसे लोक कल्याणकारी कामों से खींच लिया है जिनका लक्ष्य आर्थिक और सामाजिक कल्याण होता था। लोक कल्याणकारी राज्य की जगह अब बाजार आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकता का प्रमुख निर्धारक है। पूरे विश्व में बहुराष्ट्रीय निगम अपने पैर पसार चुके हैं और उनकी भूमिका बढ़ी है। इससे सरकारों के अपने दम पर फैसला करने की क्षमता में कमी आई है। इसी के साथ एक बात और भी है, वैश्वीकरण से हमेशा राज्य की ताकत में कमी आती हो, ऐसी बात नहीं। राजनीतिक समुदाय के आधार के रूप में राज्य की प्रधानता को कोई चुनौती नहीं मिली है और राज्य इस अर्थ में आज भी प्रमुख है। विश्व की राजनीति में अब भी विभिन्न देशों के बीच मौजूद पुरानी ईर्ष्या और प्रतिद्वंद्विता की दखल है। राज्य कानून और व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे अपने अनिवार्य कार्यों को पूरा कर रहे हैं और बहुत सोच समझकर अपने दम उन्हीं दायरों से खींच रहे हैं जहां उनकी मर्जी हो। राज्य अभी भी महत्वपूर्ण बने हुए हैं। वस्तुतः कुछ मायनों में वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ है। अब राज्यों के हाथ में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते हैं। इस सूचना के दम पर राज्य ज़्यादा कारगर ढंग से काम कर सकते हैं। उनकी क्षमता बढ़ी है, कम नहीं हुई। इस प्रकार नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप राज्य अब पहले से ज़्यादा ताकतवर हैं। अब अगला पॉइंट हम आर्थिक पक्ष को लेते हैं। आर्थिक प्रभाव। वैश्वीकरण के आर्थिक पहलू के बारे में सब कुछ भले ही नहीं जाना जा सके, लेकिन यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को लेकर जारी बहसों का बड़ा हिस्सा और इस बहस की दिशा इसी पहलू से संबंधित है। इस समस्या का एक पक्ष तो यही है कि आर्थिक वैश्वीकरण को कैसे परिभाषित किया जाए। जैसे ही आर्थिक वैश्वीकरण का उल्लेख होता है, हमारा ध्यान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा विश्व भर में आर्थिक नीतियों के निर्धारण में इसके द्वारा निभाई गई भूमिका पर जाता है। हालांकि वैश्वीकरण को इतने संकीर्ण नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। आर्थिक वैश्वीकरण में इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अलावा भी कई खिलाड़ी शामिल हैं। आर्थिक वैश्वीकरण को अधिक व्यापक नज़र से समझने के लिए हमें इससे होने वाले फायदे के बारे में और अर्थ में सोचना चाहिए, यानी इस संदर्भ में कि किसे वैश्वीकरण से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ और किसे सबसे कम। यह भी देखने की ज़रूरत है कि वैश्वीकरण के कारण किसने नुकसान उठाया। अनुमान जिस प्रक्रिया को आर्थिक वैश्वीकरण कहा जाता है, उसमें दुनिया के विभिन्न देशों के बीच आर्थिक प्रवाह तेज होता जाता है। कुछ आर्थिक प्रवाह स्वेच्छा से होते हैं, जबकि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और ताकतवर देशों द्वारा जबरन लादे जाते हैं। ये प्रवाह कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे वस्तुओं, पूंजी, जनता अथवा विचारों का प्रवाह। वैश्वीकरण के चलते पूरी दुनिया में वस्तुओं के व्यापार में इजाफा हुआ है। अलग अलग देश अपने यहाँ होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगाते थे, लेकिन अब ये प्रतिबंध कम हो गए हैं। ठीक इसी तरह दुनिया भर में पूंजी की आवाजाही पर अब कहीं कम प्रतिबंध हैं। व्यवहारिक धरातल पर इसका अर्थ यह हुआ
कि धनी देश के निवेशकर्ता अपना धन अपने देश की जगह कहीं और निवेश कर सकते हैं, खासकर विकासशील देशों में जहां उन्हें ज़्यादा मुनाफा होगा। वैश्वीकरण के चलते अब विचारों के सामने राष्ट्र की सीमाओं की बाधा नहीं रही, उनका प्रवाह अबाध हो उठा है। इंटरनेट और कंप्यूटर से जुड़ी सेवाओं का विस्तार इसका एक उदाहरण है। लेकिन वैश्वीकरण के कारण जिस सीमा तक वस्तुओं और पूंजी का प्रवाह बढ़ा है, उस सीमा तक लोगों की आवाजाही नहीं बढ़ सकी है। विकसित देश अपनी वीजा नीति की जरिए अपनी राष्ट्रीय सीमाओं को बड़ी सतर्कता से अवैध बनाए रखते हैं, ताकि दूसरे देशों के नागरिक विकसित देशों में आकर कहीं उनके नागरिकों के नौकरी धंधे नहीं हथिया लें। वैश्वीकरण के परिणाम पर सोचते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हर जगह एक समान नीति अपना लेना का मतलब यह नहीं होता कि हर जगह परिणाम भी समान होंगे। वैश्वीकरण के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सरकारों ने एक सार आर्थिक नीतियों को अपनाया है, लेकिन विश्व के विभिन्न भागों में इसके परिणाम बहुत अलग अलग हुए हैं। यहाँ भी हमें सर्वसामान्य निष्कर्ष निकालने के बजाय संदर्भ विशेष पर ध्यान देना होगा। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण पूरे विश्व में जनमत बड़ी गहराई से बंट गया है। आर्थिक वैश्वीकरण के कारण सरकारें कुछ जिम्मेदारियों से अपने हाथ खींच रही हैं और इससे सामाजिक न्याय से सरोकार रखने वाले लोग चिंतित हैं। इनका कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण से आबादी के एक बड़े छोटे तबके को फायदा होगा, जबकि नौकरी और जन कल्याण जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, साफ सफाई की सुविधा आदि के लिए सरकार पर आश्रित रहने वाले लोग बदहाल हो जाएंगे। सामाजिक न्याय के पक्षधर इस बात पर जोर देते हैं कि कुछ संस्थानिक उपाय के जाने चाहिए या कहें कि सामाजिक सुरक्षा कवच तैयार किया जाना चाहिए, ताकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन पर वैश्वीकरण के दुष्प्रभावों को कम किया जा सके। दुनिया के अनेक आंदोलनों की मान्यता है कि सामाजिक सुरक्षा कवच की बात अव्यावहारिक है और इतना भर उपाय पर्याप्त नहीं होगा। ऐसे आंदोलनों ने बलपूर्वक किए जा रहे वैश्वीकरण को रोकने की आवाज़ लगाई है, क्योंकि इससे गरीब देश आर्थिक रूप से बर्बादी की कगार पर पहुंच जाएंगे। खासकर इन देशों के गरीब लोग एकदम बदहाल हो जाएंगे। कुछ अर्थशास्त्रियों ने आर्थिक वैश्वीकरण को विश्व का पुनः उपनिवेशीकरण कहा है। आर्थिक वैश्वीकरण की प्रक्रिया के समर्थकों का तर्क है कि इससे समृद्धि बढ़ती है और खुलेपन के कारण ज़्यादा से ज़्यादा आबादी की खुशहाली बढ़ती है। व्यापार की बढ़ती से हर देश को अपना बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। इससे पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। इन लोगों का कहना है कि आर्थिक वैश्वीकरण अपरिहार्य है और इतिहास की धारा को अवरुद्ध करना कोई बुद्धिमानी नहीं। वैश्वीकरण के मध्यम मार्गी समर्थकों का कहना है कि वैश्वीकरण ने चुनौतियां पेश की हैं और सजग सचेत होकर पूरी बुद्धिमत्ता से इसका सामना किया जाना चाहिए। बहरहाल इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पारस्परिक निर्भरता की रफ्तार अब तेज हो चली है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व के विभिन्न भागों में सरकार, व्यवसाय तथा लोगों के बीच जुड़ाव बढ़ रहा है। तो अब अगला पॉइंट हम चलते हैं, सांस्कृतिक प्रभाव इसके क्या पड़ रहे हैं। वैश्वीकरण के परिणाम
सिर्फ आर्थिक और राजनीतिक दायरों में ही नज़र नहीं आते। हम घर में बैठे हों तब भी इसकी चपेट में होते हैं। हम जो कुछ खाते पीते, पहनते हैं अथवा सोचते हैं, सब पर इसका असर नज़र आता है। हम जिन बातों को अपनी पसंद करते हैं वे बातें भी वैश्वीकरण के असर में तय होती हैं। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभावों को देखते हुए इस भय को बल मिला है कि यह प्रक्रिया विश्व की संस्कृतियों को खतरा पहुंचाएंगी। वैश्वीकरण से यह होता है क्योंकि वैश्वीकरण सांस्कृतिक समरूपता ले आता है। सांस्कृतिक समरूपता का यह अर्थ नहीं कि किसी विश्व संस्कृति का उदय हो रहा है। विश्व संस्कृति के नाम पर दरअसल शेष विश्व पर पश्चिमी संस्कृति लादी जा रही है। हम लोग अमेरिकी वर्चस्व को हम देख चुके हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर अथवा नीली जींस की लोकप्रियता का नज़दीकी रिश्ता अमेरिकी जीवन शैली के गहरे प्रभाव से है, क्योंकि राजनीति और आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली संस्कृति कम ताकतवर समाज पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसे ही दिखता है जैसे ताकतवर संस्कृति इसे बनाना चाहती है। उनका मानना है कि विभिन्न संस्कृतियां अब अपने को प्रभुत्वशाली अमेरिकी ढर्रे पर डालने लगी हैं। चूँकि इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृति धरोहर धीरे धीरे खत्म होती है, इसलिए यह केवल गरीब देशों के लिए ही नहीं बल्कि समूची मानवता के लिए खतरनाक है। इसके साथ साथ यह मान लेना एक भूल है कि वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव सिर्फ नकारात्मक हैं। संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं होती। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करते रहती है। कुछ बाहरी प्रभाव नकारात्मक होते हैं क्योंकि इससे हमारी पसंदों में कमी आती है। कभी कभी बाहरी प्रभाव से हमारी पसंद नापसंद का दायरा बढ़ता है, तो कभी इनसे परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों को छोड़े बिना संस्कृति का परिष्कार होता है। बर्गर मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, इसलिए बर्गर से वस्तुतः कोई खतरा नहीं है। इससे हुआ मात्र इतना है कि हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ में शामिल हो गई है। दूसरी तरफ नीली जींस भी हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ खूब चलती है। यहाँ हम बाहरी प्रभाव से एक अनूठी बात देखते हैं कि नीली जींस के ऊपर खादी का कुर्ता पहना जा रहा है। मज़ेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहनाव को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहनना अमेरिकियों को देखना अब संभव है। सांस्कृतिक समरूपता वैश्वीकरण का एक पहलू है, तो वैश्वीकरण से इसका उल्टा प्रभाव भी पैदा हुआ है। वैश्वीकरण से हर संस्कृति कहीं ज़्यादा अलग और विशिष्ट होती जा रही है। इस प्रक्रिया को सांस्कृतिक वैभिन्नीकरण कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि संस्कृतियों के मेलजोल में उनकी ताकत का सवाल गौण है, परंतु इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि संस्कृति प्रभाव एक तरफा नहीं होता। अगला पॉइंट हम देखते हैं, भारत की वैश्विक पॉइंट है हमारा भारत और वैश्वीकरण। हमने पहले इशारा किया था कि दुनिया के विभिन्न भागों में वैश्वीकरण इतिहास की विभिन्न कालावधियों में पहले भी हो चुका है। पूंजी, वस्तु, विचार और लोगों की आवाजाही का भारतीय इतिहास कई सदियों का है। औपनिवेशिक दौर में ब्रिटेन के साम्राज्यवादी मंसूबों के परिणाम स्वरूप भारत आधारभूत वस्तुओं और कच्चे माल का निर्यातक तथा बने बनाए सामानों का
आयातक देश था। आज़ादी हासिल करने के बाद ब्रिटेन के साथ अपने इन अनुभवों से सबक लेते हुए हमने फैसला किया कि दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद सामान बनाया जाए। हमने यह भी फैसला किया कि दूसरे देशों को निर्यात की अनुमति नहीं होगी, ताकि हमारे अपने उत्पादक चीज़ों को बनाना सीख सकें। इस संरक्षणवाद से कुछ नई दिक्कतें पैदा हुईं। कुछ क्षेत्रों में तरक्की हुई तो कुछ जरूरी क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, आवास और प्राथमिक शिक्षा पर इतना अच्छा प्रभाव नहीं दिया गया जितने कि वे हकदार थे। भारत में आर्थिक वृद्धि की दर धीमी रही। 1991 में वित्तीय संकट से उभरने और आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर हासिल करने की इच्छा से भारत में आर्थिक सुधारों की योजना शुरू हुई। इसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर आयात बाधाएं हटाई गई। इन क्षेत्रों में व्यापार और विदेशी निवेश भी शामिल थे। यह कहना जल्दबाजी होगी कि भारत के लिए यह सब कितना अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि अंतिम कसौटी ऊंची वृद्धि दर नहीं बल्कि इस बात को सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बढ़त के फायदों में सबका साझा हो, ताकि हर कोई खुशहाल बने। अगला और अंतिम पॉइंट हमारा वैश्वीकरण का प्रतिरोध है। हम देख चुके हैं कि वैश्वीकरण बड़ा बहस तलब मुद्दा है और पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। वैश्वीकरण के आलोचक कई तर्क देते हैं। वामपंथी राजनीतिक रुझान रखने वालों का तर्क है कि मौजूद वैश्वीकरण विश्वव्यापी पूंजीवाद की एक खास अवस्था है जो धनिकों को और ज़्यादा धनी और गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाती है। राज्य के कमज़ोर होने से गरीबों के हित की रक्षा करने की उसकी क्षमता में कमी आती है। वैश्वीकरण के दक्षिणपंथी आलोचक इसके राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। राजनीतिक अर्थों में उन्हें राज्य के कमज़ोर होने की चिंता है। वे चाहते हैं कि कम से कम कुछ क्षेत्रों में आर्थिक आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद का दौर फिर कायम हो। सांस्कृतिक संदर्भ में इनकी चिंता है कि परंपरागत संस्कृति की हानि होगी और लोग अपने सदियों पुराने जीवन मूल्यों तथा तौर तरीकों से हाथ धो लेंगे। यहाँ हम गौर करेंगे कि वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन भी विश्वव्यापी नेटवर्क में भागीदार करते हैं और अपने से मिलती जुलती सोच रखने वाले दूसरे देशों के लोगों से गठजोड़ करते हैं। वैश्वीकरण विरोधी बहुत से आंदोलन वैश्वीकरण की धारणा के विरोधी नहीं बल्कि वैश्वीकरण के किसी खास कार्यक्रम के विरोधी हैं, जिससे वे साम्राज्यवाद का एक रूप मानते हैं। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मंत्री स्तरीय बैठक हुई। यहाँ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीके के अपनाने के विरोध में यह प्रदर्शन हुए थे। विरोधियों का तर्क था कि उदयमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में विकासशील देशों के हितों को समुचित महत्व नहीं दिया गया है। 9 उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक विश्वव्यापी मंच वर्ल्ड सोशल फोरम WSF है। इस मंच के तहत मानवाधिकार कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर, युवा और महिला कार्यकर्ता एकजुट होकर 9 उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध करते हैं। वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में ब्राज़ील के पोर्टो
अल्गेरिया में हुई। 2004 में इसकी चौथी बैठक मुंबई में हुई थी। इसकी बैठक ब्राज़ील में मार्च 2018 में हुई है। भारत और वैश्वीकरण का प्रतिरोध कैसे जता रहा है, तो आइए हम देखते हैं। वैश्वीकरण के प्रतिरोध को लेकर भारत के अनुभव क्या हैं। सामाजिक आंदोलन से लोगों को अपने पास पड़ोस की दुनिया को समझने में मदद मिलती है। लोगों को अपनी समस्याओं के हल तलाशने में भी सामाजिक आंदोलन से मदद मिलती है। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कई दशकों से हो रहा है। आर्थिक वैश्वीकरण के खिलाफ वामपंथी तेवर की आवाज़ें राजनीतिक दलों की तरफ से उठी हैं, तो इंडियन सोशल फोरम जैसे मंचों से भी। औद्योगिक श्रमिक किसानों के संगठनों ने बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रवेश का विरोध किया है। कुछ वनस्पतियों मसलन नीम को अमेरिकी और यूरोपीय फोरम ने पेटेंट कराने के प्रयास किए। इसका कड़ा विरोध हुआ। वैश्वीकरण का विरोध राजनीति के दक्षिणपंथी खेमे में भी हुआ है। यह खेमा विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों का विरोध कर रहा है, जिसमें केवल नेटवर्क के जरिए उपलब्ध कराए जा रहे विदेशी टीवी चैनलों से लेकर वैलेंटाइन डे मनाने तथा स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं की पश्चिमी पोशाकों के लिए बढ़ती अभिरुचि तक का विरोध शामिल है। तो हमने इन सभी 7 पॉइंटों को बखूबी चर्चा किया। अब मैं ये समझूंगा कि आप लोगों ने वैश्वीकरण को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। और आज जो कोरोना वायरस है, ये वैश्वीकरण का ही दुष्परिणाम कहा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर आप लोगों को वैश्वीकरण के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, इनसे दोनों चीज़ों के बारे में आपने सीखा होगा। नमस्कार।